हेलो बच्चों, आपको स्वागत है हमारे ध्रुवांतर क्लासेस यूट्यूब चैनल में। और आपको जैसे कि पहले वीडियो में बताया गया था, दिखाया भी गया, समझाया भी गया। और आज का अगर मैं आज की बात करता हूं तो आज थोड़ा सा आज आपको ऐसा कुछ बताएंगे जो कि आपके पेपरों में एग्जाम में वो उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ फंसे। तो थोड़ा सा गौर से देखिएगा इस क्वेश्चनों को। एक शब्द होता है, बार बार उसका प्रयोग किया जाता है, जीन शब्द प्रयोग किया जाता है। अब जीन शब्द को ज्यादा उसमें प्रेशर नहीं देते, लेकिन जीन शब्द तो बहुत छोटा है, लेकिन उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। आज हम जैसे कि बात करते हैं जीन शब्द, जीन, इसकी बात करते हैं, जीन की बात करते हैं। जीन क्या? जीन शब्द जो बार बार आता है ये क्या होता है? ये जीन होता है कि डीएनए की बनी आनुवंशिक इकाइयां होती हैं। क्या होती हैं? डीएनए की बनी आनुवंशिक इकाइयां होती हैं। अब डीएनए की बनी आनुवंशिक इकाइयां तो सब लोग बता देते हैं कि हाँ, ये डीएनए की बनी आनुवंशिक इकाइयां होती हैं। अब वास्तव में अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जीन कहाँ पाया जाता है, जीन किस जगह पाया जाता है, अब आप गौर से सुनिएगा ये चीज। जब जीन होता है ये डीएनए की बनी आनुवंशिक इकाइयां होती हैं। ये जो जीन होता है ये डीएनए में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? डीएनए में पाया जाता है। अगर हम डीएनए की बात करें कि डीएनए में पूछ देता है डीएनए में जीन कहाँ पाया जाता है, तब सुनिएगा। डीएनए डीएनए क्या था? डीएनए की एक संरचना बनाई थी या एक संरचना दी थी, द्विकुंडलित संरचना मॉडल जिसे कहा गया, वो दी थी क्रिक और वाटसन ने। किसने दी थी? क्रिक और वाटसन ने दी थी द्विकुंडलित संरचना मॉडल। इसमें बताया गया था इसके खंड थे। क्या थे? खंड थे। इन खंडों के बीच में जीन पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इन खंडों के बीच में जीन पाया जाता है। यहाँ जीन पाया जाता है। अब जैसे मैंने बता दिया डीएनए, अब डीएनए के बारे में बताता हूँ। डीएनए के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ आपको। अगर अच्छा लगे, समझ में आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जैसे कि अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए क्या होता है? डीएनए डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। अब डीएनए द्विकुंडलित संरचना का मॉडल प्रस्तुत कर दिया। इसको ये डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल क्या थी ये पता नहीं होता है। ये जो द्विकुंडलित संरचना मॉडल दी गई थी, ये दो वैज्ञानिक थे, क्रिक और वाटसन। कौन थे? क्रिक और वाटसन। क्रिक और वाटसन ये दो वैज्ञानिक थे। कितने थे? दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था। क्या किया था? डीएनए का द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था। अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया, क्रिक और वाटसन ने बताया कि जो डीएनए की लंबाई थी, क्या थी? लंबाई थी, वो कितनी थी? 34 एंगस्ट्रॉम थी। कितनी थी? 34 एंगस्ट्रॉम थी। बीच की जो दूरी थी वो कितनी थी? 20 एंगस्ट्रॉम थी। कितनी थी? 20 एंगस्ट्रॉम थी। इसके जो बीच की खंड की दूरी थी, इन खंडों की दूरी थी, वो कितनी थी? 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितनी थी? 3.4 एंगस्ट्रॉम थी। अब पूछ जाता है जो डीएनए होता है इसमें कौन से रासायनिक सूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करते हैं तो कितने रासायनिक सूत्र पाए जाते हैं तो सुनिएगा। इसमें पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। 4 रासायनिक सूत्र पाए जाते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, 4 रासायनिक सूत्र पाए जाते हैं। इतनी तो बात समझ में आ गई कि 4 रासायनिक सूत्र पाए जाते हैं। लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, खंड की बीच की दूरी कितनी होती है, इतनी तो बात समझ में आ गई होगी आपको। अब बात करते हैं जो डीएनए होता है ये पाया कहाँ जाता है। डीएनए ये पाया कहाँ जाता है? जो ये डीएनए था वो कहाँ पाया जाता है? डीएनए डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। न्यूक्लियस में पाया जाता है, केंद्रक में पाया जाता है।
अब डीएनए का जैसा मैंने बताया कि डीएनए डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, इसकी खोज फ्रीडरिक मीशर ने 1669 ईस्वी में की थी। किसने की थी? 1669 ईस्वी में की थी। अब डीएनए पाया कहाँ जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक, अब केंद्रक की खोज करता कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन थे। कौन थे? रॉबर्ट ब्राउन, ये वैज्ञानिक थे। देखिए डीएनए की खोज किसने की थी? फ्रीडरिक मीशर ने की थी। और केंद्रक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अब डीएनए केंद्रक में पाया गया। अब पूछते हैं केंद्रक कहाँ पाया जाता है? भैया क्रोमोसोम में। कहाँ? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स में। क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं गुणसूत्र। क्या बोलते हैं? गुणसूत्र। यहां पर लिख देते हैं क्रोमोसोम्स। कहां लिखते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स में पाए जाते हैं केंद्रक। क्रोमोसोम किसे बोलते हैं? गुणसूत्र को। किसे बोलते हैं? गुणसूत्र को बोलते हैं। अब गुणसूत्र में पाया जाता है, बताया गया डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। केंद्रक कहां पाया जाता है? गुणसूत्रों में पाया जाता है, क्रोमोसोम्स में पाया जाता है। अब क्रोमोसोम्स कहां पाए जाते हैं? आसान सी बात है, मनुष्यों में पाए जाते हैं, मानव में पाए जाते हैं। अब मानव में गुणसूत्रों की बात करें, आप देखते जाइए ये चीजें फंक्शन कहां से कहां ले जाएंगे। अब इसको चीज आप ये चीज देखिए। अब गुणसूत्रों की बात करते हैं कि गुणसूत्र कहां पर पाए जाते हैं? मनुष्यों में पाए जाते हैं। अब मनुष्यों में गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं, किस प्रकार पाए जाते हैं, ये आप चीज ध्यान रखिएगा। इसमें क्वेश्चन भी पूछ देते हैं यूपी बोर्ड में, इलाहाबाद बोर्ड में पूछ देते हैं कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछ देते हैं। अगर आपको या वैसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो पूछ देंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण के बारे में समझाइए या व्याख्या दीजिए। अब हम बात करते हैं क्रोमोसोम से मनुष्य, मानव की। देखिए मानव या मनुष्य, मनुष्य में बेटा 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। 46 गुणसूत्र का मतलब 23 जोड़ी गुणसूत्र। कितने? 23 जोड़ी, 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 23 जोड़ी, 23 जोड़ी का मतलब 46 गुणसूत्र। कितने? 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब इसमें बता दिया गया है कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं मनुष्यों में। अब इसमें क्या होते हैं? जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने? 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं, यानी कि 44 गुणसूत्र, वो स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। जैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। जो 44 गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, ये क्या होते हैं? स्त्री और पुरुष में समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। और 23वीं जोड़ी गुणसूत्र कैसे होते हैं? ये भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं, है ना। इसी को 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को ही लिंग गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब बता दिया मानव में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और 22 जोड़ी गुणसूत्र, 44 गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को यानी कि 45वां और 46वां, 45वां और 46वां जो गुणसूत्र होता है स्त्री और पुरुष में, वो भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। अब बात करते हैं मनुष्य में लिंग निर्धारण की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है? मैंने बता दिया मनुष्यों में 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। 23वीं जोड़ी गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र कहते हैं। अब जो स्त्री और पुरुष, हम बात करते हैं स्त्री और पुरुष की। इसकी स्त्री और पुरुष की अगर बात करते हैं, स्त्री और पुरुष की बात करते हैं तो स्त्री को 45वें और 46वें गुणसूत्र, किसको? स्त्री में 45वां 46वां अलग होता है, और पुरुष में भी 45वां और 46वां गुणसूत्र अलग अलग होता है। स्त्री के 45वें गुणसूत्र को X से संबोधित करते हैं और स्त्री के 46वें गुणसूत्र को X से ही संबोधित करते हैं। पुरुष के 45वें गुणसूत्र को X से संबोधित करते हैं और 46वें गुणसूत्र को Y से संबोधित करते हैं। अगर स्त्री का 45वां X गुणसूत्र, अगर स्त्री का 45वां X गुणसूत्र पुरुष के
किसी भी गुणसूत्र से फर्टिलाइजेशन की क्रिया करता है या निषेचन की क्रिया करता है तो XX प्राप्त होता है। जैसे मैंने बताया XX किसे कहते हैं? स्त्री को, यानी कि पुत्री जन्म लेगी, यानी कि पुत्री जन्म लेगी। इस X से यानी कि स्त्री की 45वें गुणसूत्र से पुरुष के 46वें गुणसूत्र से निषेचन की क्रिया कराते हैं XY, यानी कि पुरुष, यानी कि पुत्र उत्पन्न होंगे। क्या होंगे? पुत्र उत्पन्न होंगे, यानी कि पुत्र। स्त्री के 46वें X गुणसूत्र से अगर पुरुष के किसी भी गुणसूत्र से निषेचन की क्रिया कराते हैं, चाहे वो X से कराएं चाहे वो Y से कराएं, अगर X से कराएंगे तो क्या होगा? पुत्री जन्म लेगी, और Y से कराएंगे तो पुत्र जन्म लेगी। चीज सुनिएगा, अगर पुरुष का X गुणसूत्र स्त्री के किसी भी गुणसूत्र से निषेचन की क्रिया कराता है या फर्टिलाइजेशन की क्रिया कराता है तो पुत्री की प्राप्ति होगी। क्या होगी? पुत्री की प्राप्ति होगी। अगर पुरुष का 46वां Y गुणसूत्र स्त्री के किसी भी गुणसूत्र से निषेचन की क्रिया कराता है तब क्या होंगे? पुत्र की प्राप्ति होगी। क्या होगी? पुत्र की प्राप्ति होगी। अब हम बात करते हैं निषेचन। जो शब्द बार बार मैं ले रहा हूं, निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। अब निषेचन के बारे में समझाते हैं। याद रखिएगा, मैं कहां से कहां क्या क्या समझा दे रहा हूं, आप इसको अच्छे से देखिएगा। फर्टिलाइजेशन की क्रिया समझाते हैं। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इसे क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन, निषेचन की क्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। किस प्रकार होती है, किसे कहते हैं, ये चीज आप समझिएगा। ये क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है, ज्यादातर फंसता है। फर्टिलाइजेशन निषेचन कहते हैं नर युग्मक तथा मादा युग्मक की मिलने की संलयन की क्रिया को निषेचन कहते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक किसे कहते हैं? बच्चे पूछ देते हैं। तो भैया पुरुषों में, नर में क्या है? पुरुषों में, पुरुष जो पुरुष होते हैं इसमें क्या होते हैं? शुक्राणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शुक्राणु। क्या पाया जाता है? शुक्राणु पाया जाता है। और स्त्रियों में क्या पाया जाता है? स्त्रियों में, स्त्री में बेटा अंडाणु पाए जाते हैं। क्या कहते हैं? अंडाणु पाए जाते हैं। अंडाणु पाए जाते हैं। अब बताया शुक्राणु पाए जाते हैं, इसमें अंडाणु पाए जाते हैं। अब वो ये भी बोल सकते हैं, ये भी सही है कि शुक्राणु और अंडाणु की मिलने की क्रिया को निषेचन कहते हैं। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलती हैं तब क्या होते हैं? निषेचन की प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं, बार बार एक शब्द उत्पादन, बार बार उसका एक जिक्र होता है, बार बार पूछा जाता है कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण को पोषण कहां से मिलता है, पोषण कहां से प्रदान होता है भ्रूण को। अब एक चीज सुनिएगा, जब निषेचन की प्रक्रिया होती है, निषेचन के दौरान, नर और मादा के निषेचन के दौरान जब शुक्राणु एक बार में, शुक्राणु करोड़ों के हिसाब से एक बार में पुरुष जो होते हैं वो शुक्राणु करोड़ों के हिसाब से छोड़ते हैं, लेकिन गर्भाशय तक, स्त्री के गर्भाशय तक एक ही पहुंच पाता है, एक ही सफल हो पाता है। और जब एक ही सफल हो पाएगा तो एक बच्चे का जन्म होगा। कभी कभी क्या होते हैं, शुक्राणु डबल पहुंच जाते हैं। और शुक्राणु देखिए, शुक्राणु जो होते हैं जिस इस प्रकार होते हैं शुक्राणु, ये शुक्राणु करोड़ों के हिसाब से सीमन, स्पर्म के नाम से भी जानते हैं। स्पर्म भी बोल देते हैं इसको, सीमन भी बोल सकते हैं, बीज भी बोल सकते हैं, समान भाषा है। ये जब निषेचन के दौरान स्त्री के गर्भाशय में जाते हैं तब ये कहाँ जाते हैं? फैलियोबन ट्यूब। कहाँ जाते हैं? फैलियोबन ट्यूब, जिसे बेबी ट्यूब के नाम से जानते हैं। बेबी ट्यूब के नाम से जानते हैं, बेबी ट्यूब के नाम से जानते हैं। बेबी ट्यूब या फैलियोबन ट्यूब एक ही चीज होती है। अब बेबी ट्यूब की अगर हम बात करें, जब शुक्राणु बेबी
एक शुक्राणु पहुंचता है, एक बच्चे का जन्म होता है। जब दो शुक्राणु पहुंचते हैं तो दो बच्चों यानी कि जुड़वा बच्चों का जन्म होता है। सुना होगा आपने, देखा भी होगा कि जुड़वा बच्चे हुए तो दो शुक्राणु पहुंच जाते हैं, दो बच्चों का जन्म हो जाता है। जब शुक्राणु जब उसमें फैल्यूबन ट्यूब में और बेबी ट्यूब में जब पहुंच जाता है तब वो क्या होता है, 3 से 3.5 माह तक बेबी ट्यूब में बच्चा रुकता है और इसके बाद वो गर्भाशय में आता है। गर्भाशय में आता है, गर्भ झिल्लियों का निर्माण होता है। एक चीज और सुनिएगा, जब तक स्त्री के गर्भाशय में बच्चा भ्रूण है वो भ्रूण ही कहलाएगा, शिशु या बच्चा नहीं कहलाएगा। जब जिस दिन वो प्राकृतिक वातावरण में जन्म ले लेता है उसको बच्चा या शिशु कहेंगे। जब तक वो स्त्री के या माता के पेट में है, गर्भाशय में है, जब तक उसे भ्रूण ही कहेंगे, भ्रूण। अब बात करते हैं कि जब 3 से 3.5 माह तक रुका फैल्यूबन ट्यूब में, इसके बाद वो क्या हुआ, धीरे से खिसक कर गर्भाशय में आया। गर्भाशय में भ्रूण का विकास हुआ, हृदय स्पंदन हुए, अंग बने, सारे अंग बने। 7 से 8 माह, 6, 6.5, 7 माह तक पूर्ण बच्चा विकसित हो जाता है। इसके बाद उसको पोषण मिलता है। इसके बाद जब बच्चा 9 माह तक हो जाता है, माता के पेट में, स्त्री के पेट में 9 माह तक हो जाता है, तब क्या होता है, प्रसव का समय आता है। प्रसव, डिलीवरी जिसे बोलते हैं, लेबर बोलते हैं, लेबरर। अब सुनिएगा, जब बच्चा होने वाला होता है तब एक स्त्री के पेट में दर्द होता है जिसे लेबर पेन के नाम से जानते हैं। लेबर पेन के नाम से जानते हैं, उसमें दर्द होता है और बच्चा इस पूर्ण वातावरण में, इस अच्छे वातावरण में उसकी उत्पत्ति हो जाती है, जन्म हो जाता है। और आज का टॉपिक यहीं तक। इसके बाद इसकी प्रक्रिया को, या जनन चैप्टर जो मैंने समझाया था आपको, वो मैं समझाऊंगा अगले वीडियो में, और आपको कुछ अच्छा मिलेगा। अगर आपको कल शाम को ये होगा कि कल शाम तक आपको वीडियो एक और मिलेगा जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, अच्छे से अच्छा क्वेश्चन आपको मिलेगा। आप उसको मन से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। धन्यवाद, नमस्कार।